हाँ, तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो आज की क्लास में हम यहाँ पर राजस्थान जीके नहीं करने वाले। आप सभी राजस्थान जीके यहाँ पर पढ़ कर थक गए हैं। आज की क्लास में हम यहाँ जनरल साइंस के सवाल करने वाले हैं। ये सवाल आपको सीधे एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे। एग्जाम की दृष्टि से ये क्लास आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली। इस क्लास को एंड तक देखना। साथ में आप लोग चैनल पर नहीं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड इस क्लास की PDF प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो विदाउट एनी वेस्ट चलिए हम इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, भूकंप की तीव्रता मापने वाला यंत्र कौन सा है? स्पेक्ट्रोग्राफ, कार्डियोग्राफ, थर्मोग्राफ या सिस्मोग्राफ? तो आप सभी को इस सवाल का आंसर बताना है कि भूकंप की तीव्रता मापने वाला यंत्र कौन सा है। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। इस सवाल का आंसर जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर डी बताया है सिस्मोग्राफ, उन सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, शरीर के आंतरिक अंगों का परीक्षण किस उपकरण द्वारा किया जाता है? कार्डियोग्राफ, एंडोस्कोप, स्टेरियोस्कोप या माइक्रोस्कोप? इस सवाल का आंसर आप सभी को बताना कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। तो इस सवाल का आंसर जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर बी बताया है एंडोस्कोप, उन सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, ECG किस रोग का पता लगाने हेतु प्रयुक्त की जाती है? मस्तिष्क, हड्डी, गुर्दा या फेफड़े? तो इस सवाल का आंसर आप सभी को बताना है कि ECG का उपयोग है वो कब किया जाता है। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। इस सवाल का आंसर जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर बी बताया है हड्डी, उन सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, ध्वनि प्रदूषण को मापने की इकाई है। आप सभी को बताना है कि ध्वनि प्रदूषण को मापने की इकाई क्या है? डेसिबल, अल्ट्रासाउंड, हेडफोन या ईयरफोन? इस सवाल का आंसर आप सभी को बताना है कि ध्वनि प्रदूषण को किस इकाई से मापा जाता है। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होगा। इस सवाल का आंसर जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर ए बताया है डेसिबल, उन सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, भोजन की ऊर्जा को किस मात्रक में मापा जाता है? सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट, कैलोरी या केल्विन? इस सवाल का आंसर आप सभी को बताना है कि भोजन की ऊर्जा है वो किस मात्रक में मापी जाती है। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर है वो क्या होने वाला है। इस सवाल का आंसर जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर सी बताया है कैलोरी, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, बोलोमीटर का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? आवर्ती, तापमान, वेग या तरंग दैर्ध्य? तो इस सवाल का आंसर आप सभी को बताना है कि बोलोमीटर का प्रयोग किसको मापने के लिए किया जाता है। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर है वो क्या होने वाला है। तो इस सवाल का आंसर जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर बी बताया तापमान, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अब बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से वह उपकरण कौन सा है जिसका प्रयोग पवन के बल व वेग को मापने के लिए किया जाता है? एमीटर, एनीमोमीटर, आल्टीमीटर या ओडियोमीटर? इस सवाल का आंसर आप सभी को बताना है कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। इस सवाल का आंसर जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर बी बताया है एनीमोमीटर, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, SI पद्धति में ताप का मूल मात्रक क्या है? ये सवाल जेएल प्रेरी एग्जाम 2018 में आया हुआ है। तो आप सभी को इस सवाल का आंसर बताना है कि SI पद्धति में ताप का मूल मात्रक क्या है? सेल्सियस, केल्विन, फ़ारेनहाइट या सेल्सियस व केल्विन दोनों? तो इस सवाल का आंसर आप सभी को बताना है कि इस सवाल का आंसर है वो क्या होने वाला है। इस सवाल का आंसर जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर बी बताया केल्विन, उन सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन सा लो एस का प्रकार नहीं है? लिग्नाइट, लो उल्का, लिमोनाइट, मैग्नेटाइट? तो इस सवाल का आंसर आप सभी को बताना है कि इनमें से कौन सा लो एस का प्रकार नहीं है। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। इस सवाल का आंसर जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर ए बताया है लिग्नाइट, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। लिग्नाइट एक कोयले का प्रकार है। अब बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, किस कोयले में अधिकतम मात्रा में कार्बन पाया जाता है? बिटुमेन्स, एंथ्रेसाइट, लिग्नाइट या पीट? तो आप सभी को बताना है इनमें से कौन से कोयले के प्रकार में सबसे ज्यादा कार्बन पाया जाता है। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होगा। इस सवाल का आंसर जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर बी बताया है एंथ्रेसाइट, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, प्राकृतिक रबड़ निम्नलिखित में से किसका बहुलक है? नियोप्रीन, आइसोप्रीन, ब्यूना एन या कैप्रोलैक्टम? तो इस सवाल का आंसर आप सभी को बताना है कि प्राकृतिक रबड़ निम्नलिखित में से किसका बहुलक है। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होगा। इस सवाल का आंसर जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर बी बताया है आइसोप्रीन, उन सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन सा अधातु इलेक्ट्रोड बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है जो विद्युत का सुचालक भी है? इस सवाल का आंसर आप सभी को बताना है। ग्रेफाइट,
नाइट्रोजन, सल्फर या लोहा। तो इस सवाल का आंसर आप सभी को बताना कि इस सवाल का आंसर है वो क्या होने वाला। तो इस सवाल का आंसर जिन लोगों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बताया है ग्रेफाइट, उन सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, अपनी मूल अवस्था में ना मिलने वाला धातु है चांदी, प्लेटिनम, लोहा या सोना। तो इस सवाल का आंसर आप सभी को बताना है कि इनमें से कौन सा अपनी मूल अवस्था में नहीं मिलता है। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। इस सवाल का आंसर जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर सी बताया है लोहा, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। लोहा अपनी मूल अवस्था में नहीं मिलता है। अब बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु उसके निम्न गलनांक के कारण हथेली पर रखने पर पिघल जाती है? मैग्नीशियम, पारा जिसको मरकरी भी बोलते हैं, कैल्शियम या गैलियम। तो इस सवाल का आंसर आप सभी को बताना है कि वो कौन सी धातु है जो गलनांक के कारण हथेली पर रखने पर पिघल जाती है। अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। इस सवाल का आंसर जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर डी बताया है गैलियम, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। गैलियम का गलनांक होता है 29.76 डिग्री सेल्सियस और हमारे शरीर का टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस। इसके कारण गैलियम को हाथ पर रखने से वो पिघल जाता है। अब बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन सी सर्वाधिक तन्य धातु है? चांदी, सोना, तांबा, एल्यूमिनियम। तो आप सभी को बताना कि इनमें से कौन सी धातु है जो सर्वाधिक तन्य धातु है। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होगा। इस सवाल का आंसर जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर बी बताया सोना, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सोना बहुत ही अधिक तन्य धातु है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कोयले जलाने से कार्बन डाइऑक्साइड बनना एक प्रतिक्रिया है, अपचयन, विस्थापन, ऑक्सीकरण या अपघटन। तो आप सभी को बताना है कि कोयले जलाने से कार्बन डाइऑक्साइड बनना एक प्रतिक्रिया है। कौन सी प्रतिक्रिया? आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होगा। इस सवाल का आंसर जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर सी बताया है ऑक्सीकरण, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, लोह पर जिंक या क्रोमियम का लेपन इसे जंग लगने से बचाता है। यह प्रक्रम कहलाता है निस्तारण, ऑक्सीकरण, अपचयन या गैल्वेनीकरण। तो इस सवाल का आंसर आप सभी को बताना कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। तो इस सवाल का आंसर जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर डी बताया है गैल्वेनीकरण, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, खाद्य कैन को जिंक की बजाय टीन से लेपित किया जाता है क्योंकि टीन का गलनांक जिंक की तुलना में कम होता है। टीन जिंक से सस्ता होता है, टीन जिंक से अधिक क्रियाशील या टीन जिंक से कम क्रियाशील। इस सवाल का आंसर आप सभी को बताना है कि इस सवाल का आंसर क्या होगा। तो इस सवाल का आंसर जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर डी बताया है टीन जिंक से कम क्रियाशील होता है, उन सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, जंग का रासायनिक सूत्र है। तो आप सभी को बताना कि इनमें से कौन सा जंग का रासायनिक सूत्र है? Fe2O3, Fe, FeO या FeSO4। तो इस सवाल का आंसर आप सभी को बताना है कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। तो इस सवाल का आंसर जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर ए बताया है Fe2O3, उन सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से विषमांगी मिश्रण को चुनिए। पानी में घुला हुआ कॉपर सल्फेट, नमक और सल्फर, पानी में घुला हुआ नमक, पानी में घुली हुई चीनी। तो आप सभी को बताना कि इनमें से कौन सा विषमांगी मिश्रण है। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होगा। इस सवाल का आंसर जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर बी बताया है नमक और सल्फर, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अब बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन नहीं है? लकड़ी के लट्ठे को काटना, चौक के टुकड़े को धूल में चूर्ण कर देना, जल का वाष्पीकरण, लोहे की अलमारी पर जंग लगना। तो आप सभी को बताना कि इनमें से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है। तो आप सभी अपना आंसर बताइए इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। इस सवाल का आंसर जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर डी बताया है लोहे की अलमारी पर जंग लगना, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। लोहे की अलमारी पर जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन है। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया एक रासायनिक परिवर्तन है? भोजन का पचना, चीनी का पानी में घुलना, मोम का पिघलना, एल्यूमिनियम को पीटकर एल्यूमिनियम फॉयल बनाना। तो इस सवाल का आंसर आप सभी को बताना है कि इनमें से कौन सी प्रक्रिया एक रासायनिक परिवर्तन है। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होगा। तो इस सवाल का आंसर जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर ए बताया है भोजन का पचना, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। भोजन का पचना एक रासायनिक परिवर्तन है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि मोम का पिघलना, मोम का पिघलना एक भौतिक परिवर्तन है। यहाँ पर अगर लिखा होता मोम का जलना तो एक रासायनिक परिवर्तन हो जाता। अब बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है? नमक का पानी में घुलना, दही का जमना, भोजन पकाना या फल का पकना। तो आप सभी को बताना है कि इनमें से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। तो इस सवाल का आंसर जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर ए बताया है नमक का पानी में घुलना एक भौतिक परिवर्तन है, बाकी सभी रासायनिक परिवर्तन है। अब बढ़ते अगले सवाल की ओर।
अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक होता है, लाल, पीला, बैंगनी या हरा। तो आप सभी को बताना है कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। इस सवाल का आंसर जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर सी बताया है बैंगनी, उन सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, खतरे के संकेत लाल रंग के होते हैं क्योंकि लाल प्रकाश धुआं या धुएं से कम प्रकीर्णन होता है, लाल प्रकाश धुएं या धुएं से सबसे अधिक प्रकीर्णन होता है, लाल प्रकाश धुआं या धुएं से अधिक अपवर्तन होता है, लाल प्रकाश धुएं या धुएं से अधिक परावर्तन होता है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो बिल्कुल ही सही दिया हुआ है। इस सवाल का आंसर आप सभी को बताना है कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। तो यहाँ पर जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर ए बताया है लाल प्रकाश धुएं या धुएं से कम प्रकीर्णन, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। आपने सड़क पर चलते टाइम देखा होगा कि खतरे के निशान बनाए होते वो हमेशा लाल कलर में बनाए होते हैं। जैसे भी कोई आगे मोड़ आने वाली होती है तो उसमें लिखा होता है कि कृपया वाहन को धीरे चलाएं, आगे खतरा है। लाल कलर का जो तरंग दैर्ध्य होता है वो सबसे अधिक होता है और लाल कलर का जो प्रकीर्णन होता है वो सबसे कम होता है। इसलिए सूर्य की प्रकाश की किरणें होती है वो लाल कलर पर ही केंद्रित होती है, आसपास फैल नहीं पाती, इसलिए लाल कलर आसानी से हमें दिखाई देता है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, आंख में प्रकाश संवेदी पर्दा जब वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, आइरिस, कॉर्निया, लेंस या रेटिना। तो इस सवाल का आंसर आप सभी को बताना है कि आंख में प्रकाश का प्रतिबिंब कहां पर बनता है। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। इस सवाल का आंसर जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर डी बताया है रेटिना, उन सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, तरंग दैर्ध्य की इकाई क्या है, हर्ट्ज, डॉप्टर, फैराडे या मीटर। तो आप सभी को बताना है कि तरंग दैर्ध्य की इकाई क्या है। आप लोग अपना आंसर बताइए इस सवाल का आंसर क्या होगा। इस सवाल का आंसर जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर डी बताया मीटर, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, आकाश का नीला रंग किस परिघटना के कारण होता है, प्रकाश का फैलाव, प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का वायुमंडलीय अपवर्तन या प्रकाश का प्रतिबिंब। तो आप सभी को बताना है कि आकाश का नीला रंग किस परिघटना के कारण होता है। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। इस सवाल का आंसर जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर बी बताया है प्रकाश का प्रकीर्णन, उन सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, पेरिस्कोप किसके सिद्धांत पर कार्य करता है, प्रकाश प्रकीर्णन, प्रकाश अपवर्तन, प्रकाश परावर्तन या प्रकाश विवर्तन। इस सवाल का आंसर आप सभी को बताना है कि पेरिस्कोप किसके सिद्धांत पर कार्य करता है। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होगा। इस सवाल का आंसर जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर सी बताया है प्रकाश परावर्तन, उन सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, दूध के खट्टे होने का कारण है टार्टिक अम्ल बनना, किण्वन, लैक्टिक अम्ल बनना या एसिटिक अम्ल बनना। तो इस सवाल का आंसर आप सभी को बताना है कि दूध के खट्टे होने का कारण क्या है। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या बनने वाला है। इस सवाल का आंसर जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर सी बताया है लैक्टिक अम्ल बनना, उन सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, हमारे शरीर किस पीएच रेंज श्रेणी में काम करता है। तो आप सभी को बताना कि इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो बिल्कुल ही सही दिया हुआ, मतलब हमारे शरीर का जो पीएच होता है वो किस रेंज तक काम करता है। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। इस सवाल का आंसर जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर सी बताया है 7.0 से 7.8 तक, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, धान का खेरा रोग किस तत्व की कमी से होता है, जस्ता, कॉपर, कैल्शियम, मैग्नीशियम। इस सवाल का आंसर आप सभी को बताना है कि धान का खेरा रोग किस तत्व की कमी से होता है। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। इस सवाल का आंसर जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर ए बताया जस्ता, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, पृथ्वी के वायुमंडल में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ओजोन या हीलियम। तो आप सभी को बताना है कि पृथ्वी के वायुमंडल में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस कौन सी है। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। इस सवाल का आंसर जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर सी बताया है नाइट्रोजन, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। नाइट्रोजन पृथ्वी के वायुमंडल में 78% पाई जाती है, वही ऑक्सीजन की बात करें तो 21% पाई जाती है। अब बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, ग्रीन हाउस प्रभाव किस गैस की वायुमंडल में सांद्रता बढ़ने पर होता है, नाइट्रोजन, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड या ओजोन। तो इस सवाल का आंसर आप सभी को बताना है कि ग्रीन हाउस प्रभाव किस गैस की वायु में सांद्रता बढ़ने से होता है। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। इस सवाल का आंसर जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर सी बताया है कार्बन डाइऑक्साइड, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, मीथेन के अतिरिक्त कौन सी ग्रीन हाउस गैस कृषि क्षेत्रों द्वारा उत्पन्न की जाती है, अमोनिया, नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड या क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो इस सवाल का आंसर आप सभी को बताना है कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। तो इस सवाल का आंसर जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर बी बताया है नाइट्रस ऑक्साइड, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, ओजोन परत सूर्य से हानिकारक किरणों से पृथ्वी की रक्षा करती है, माइक्रोवेव, एक्सरे,
इंफ्रारेड या अल्ट्रावायलेट। तो इस सवाल का आंसर आप सभी को बताना है कि ओजोन परत सूर्य से हानिकारक किरणों से पृथ्वी की रक्षा करती है, किसके द्वारा। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होगा। इस सवाल का आंसर जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर डी बताया है अल्ट्रावायलेट, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, मनुष्य में लिंग निर्धारण गुणसूत्र पर आधारित होता है, XY, XX, XO या YO। तो इस सवाल का आंसर आप सभी को बताना है कि मनुष्य में लिंग निर्धारण गुणसूत्र कौन से होते हैं। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होगा। इस सवाल का आंसर जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर ए बताया है XY, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजिनस बेस डीएनए का घटक नहीं है, साइटोसिन, एडेनिन, ग्वानिन या यूरेसिल। तो इस सवाल का आंसर आप सभी को बताना कि इस सवाल का आंसर है वो क्या होने वाला है। तो इस सवाल का आंसर जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर डी बताया है यूरेसिल, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। यूरेसिल केवल ये आरएनए में पाया जाता है, बाकी सब ये डीएनए के घटक है। अगर डीएनए की बात करें तो डीएनए में 4 घटक पाए जाते हैं, साइटोसिन, एडेनिन और ग्वानिन और एक थाइमिन। ये 4 डीएनए में पाए जाते हैं। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, उपार्जित लक्षणों के वंशागति सिद्धांत प्रतिपादन का श्रेय है डार्विन, लेमार्क, विजमैन या अरस्तु। तो इस सवाल का आंसर आप सभी को बताना है कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। तो इस सवाल का आंसर जिन लोगों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बताया है लेमार्क, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। और आज का लास्ट सवाल है, संवेग का ऐसा ही मात्रक है। तो आप सभी को बताना कि संवेग का ऐसा ही मात्रक क्या है, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकंड, न्यूटन मीटर प्रति सेकंड या जूल मीटर प्रति सेकंड। तो इस सवाल का आंसर आप सभी को बताना संवेग का ऐसा ही मात्रक क्या होता है। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। इस सवाल का आंसर यहाँ पर जिन लोगों ने भी ऑप्शन नंबर ए बताया है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो आज की क्लास आप सभी को कैसी लगी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर देना। अगर इस क्लास के आप पीडीएफ चाहते हो तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। मैं मिलूंगा किसी नेक्स्ट क्लास में। तो आज के लिए बस इतना ही गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस क्लास।